हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी राहुल पारिक। हमारी क्लास 2.0 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने बात की थी स्वरों के बारे में। स्वर कितने होते हैं, कैसे कौन से स्वर के प्रकार हैं, इसके बारे में हमने बात की। उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हुए हम व्यंजन के बारे में बात करेंगे। तो व्यंजन क्या होता है? देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में मूल व्यंजन 33 हैं। तो इन 33 व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, किस आधार पर, वो हम आगे चर्चा करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, व्यंजन के भेद के बारे में जानते हैं। तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इनके कुछ और भी भाग हैं, लेकिन उनको थोड़े अलग रूप में रखा गया है। तो इनको हम बारी बारी से जानते हैं। स्पर्श व्यंजन, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठों को स्पर्श करते हुए मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। क से लेकर मैं तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा जा सकता है, जो निम्न प्रकार से हैं। एक तो क वर्ग है, जिसमें क, ख, ग, घ और ड़। दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग है, चौथा त वर्ग और पांचवा प वर्ग है, जो आप देख सकते हैं इस प्रकार से है। दूसरा जो इनका प्रकार है वो है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है। अब अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, केवल 4: य, र, ल और व। ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। अगला जो तीसरा इनका प्रकार है वो है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्म यानी थोड़ी गर्मी पैदा करे, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 ही हैं: स, स, है। ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं। तो इनके जो अलग और प्रकार हैं वो है अयोगवाह है। तो अयोगवाह को भी हम अलग अलग कैटेगरी में रखकर उनका विभाजन करते हैं। अर्थ वहन करें। अयोगवाह है, यानी किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वे अयोगवाह होते हैं। यानी किसी योग से जो शब्द सार्थक बन जाते हैं वे अयोगवाह होते हैं। जैसे अंगार में, प्रातः में, अंधेरा में। तो इस प्रकार से अयोगवाह स्वर तथा व्यंजन के साथ में लगते हैं। तो ये जो इनको हम चिन्हों के रूप में भी लिख सकते हैं। तो अयोगवाह स्वर तथा व्यंजन के साथ लगते हैं, इनका अकेले उपयोग नहीं कर सकते हम। तो अयोगवाह को हम 2 भागों में जिन्हें रूप में अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। तो अनुस्वार, एक है अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। तो अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है, केवल एक बिंदु जो किसी शब्द के शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती है। जैसे हंस में और अंश, कंस आदि ऐसे शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। यानी ये जो इनकी पहचान ये है कि ये एक तो केवल इनकी बिंदु होती है शिरोरेखा से ऊपर, और इनका उच्चारण नाक से किया जाता है। दूसरा जो है विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह ये 2 डबल बिंदु होते हैं। जैसे अनुपात का बिंदु होता है, अनुपात का चिन्ह होता है, वैसा होता है। जैसे प्रातः, नमः, अंतः, कर्ण, अंतः के बीच में ये सब चिन्ह आता है। विसर्ग का उच्चारण है के समान होता है, जैसे अंत में है लगता है। और तीसरा जो अनुनासिक होता है,
अनुनासिक का चिन्ह चंद्र, इसे हिंदी में हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जैसे आँख, गांव, सांप आदि वाले शब्द ये अनुनासिक होते हैं। अनुनासिक का अर्थ यानी नाक के पीछे से आने वाली ध्वनि होती है। जैसे माँ, आँख, मुंह, ये अनुनासिक का उच्चारण होते हैं। तो अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से दोनों से किया जाता है। और इस प्रकार शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे और शब्द ले लें तो चांद है, गांव है, आँख है। इस प्रकार जब शिरोरेखा पर मात्रा लगी होती है तो चंद्र बिंदु की जगह मात्र बिंदु भी लगा दिया जाता है। लेकिन इसका ये जो एक नियम और है कि जब शिरोरेखा पर मात्रा लगी होती है तो चंद्र बिंदु की जगह मात्र बिंदु लगा दिया जाता है। जैसे हैं, ये हैं में जो बिंदी लगी हुई है वो इसको हम नाक और मुंह दोनों से बोलते हैं मैं, कहीं। ये है तो चंद्र बिंदु, लेकिन अगर मात्रा लगी हुई है तो इसे हम केवल बिंदी के रूप में ही प्रयोग करते हैं। अब अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या होता है? तो अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में भिन्नता है, क्योंकि अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक के उच्चारण के समय वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है। जैसे हंस और हंसना दोनों अलग अलग, इसमें हम देखें तो अलग अलग आवाज़ निकलती है। हंस, अंश, कंस आदि का उच्चारण करते समय वायु नाक से निकल रही है, लेकिन आँख, पाँव, हंसना आदि का उच्चारण करते समय वायु नाक तथा मुख दोनों से निकल रही है। और व्यंजनों के जैसे मैंने बताया कि और भी अलग प्रकार होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन, यानी संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब जुड़े हुए, तो यानी कम से कम दो अलग अलग व्यंजनों के योग से जो व्यंजन मिलकर बना होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऐसे कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं। जैसे क्ष, त्रय, ज्ञ और श्रेय। तो क्ष है वो क और श दोनों से मिलकर बना है। त्रय है वो तय, र दोनों से मिलकर बना है। और ज्ञ है वो ज और य से, और श्रेय श और रे से मिलकर बना है। इस प्रकार ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। और द्वित्व व्यंजन यानी एक ही प्रकार के स्वर रहित व स्वर युक्त व्यंजन जब एक साथ उच्चारित किए जाएं या बोले जाएं तब उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे तो न, यानी जैसे गन्ना शब्द में जो डबल न होता है, वो आधा न और पूरा न दोनों से मिलकर बना होता है। पत्ता में जो तय के ऊपर जो ठीक तय के ऊपर जो एक सीधी शिरोरेखा से ठीक नीचे जो लाइन होती है वो पत्ता वाला। और लय प्लस लय से लय, जैसे दिल्ली में दो ली आते हैं, दो लय का प्रयोग होते हैं, बिल्ली में होता है छक्का, बच्चा। इसी प्रकार ये 2 शब्द, एक आधा और एक पूरा, ये मिलकर एक तो स्वर रहित होता है और एक स्वर सहित होता है, तो दोनों मिल जाते हैं तब ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना व्यंजन के बारे में, और अगली क्लास होगी तो उसमें हम आगे और चर्चा करेंगे। लेकिन आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के निशान को भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।